हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और एक छोटा सा कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले, मैं और वीडियो बनाऊं। इसलिए प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शीरीष के फूल। शीरीष के फूल के ऊपर हमारे सामने यह निबंध है और आप ये देखिए शीरीष का किस तरह का एक फूल होता है। दिखाई दे रहा है आपको शीरीष का फूल ये है। और शीरीष का पेड़ आगे मैं आपको बताऊंगा शीरीष का पेड़ किस तरह होता है। आपको क्या करना है, थोड़े ध्यान से सुनना है। बहुत अच्छी सी अच्छा सा यहाँ निबंध हमें देखने को मिलता है, जिससे जीवन जीने के लिए उत्साह प्रदान होता है। मतलब मोटिवेट हो जाते हैं पूरा अगर से निबंध अच्छे से समझोगे। थोड़ा सा वर्णन में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लीजिए किस तरह है कहकर। और सारे जो कठिन शब्द है मैंने वहीं पर लिख कर रखे हैं, आसपास जहां जहां भी कठिन शब्द का अर्थ है लिख कर रखा है। और एक पूरे स्लाइड का जो वर्णन है मैंने एक ही लाल रंग के शाई में यहां पर लिखा है। देखिए इस पूरे जो स्लाइड का वर्णन है, शीरीष फूल की विशेषता और उसका वर्णन किया गया इस पूरे स्लाइड में। तो चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां निबंध लिख रहे हैं। उसमें कहते हैं, जहां बैठकर मैं यहां निबंध लिख रहा हूं, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। ये जो शीरीष है उसके अनेक पेड़ है। जेठ की गर्मी में भी, जेठ मतलब मई या जून, उसका यहां पर है देखें, जेठ मतलब मई के या जून के महीने में भी जलती धूप में, मई में, और देखिए मई महीने में और जून महीने में बहुत गर्मी होती है। ऐसे गर्मी में भी जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। धरित्री मतलब धरती क्या बनी हुई है? निर्धूम। धूम मतलब धुआं निर्धूम, बिना धुएं के। धरती बिना धुएं के अग्निकुंड के समान जल रही है। ऐसे में भी शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है। फूलों से क्या है, बिल्कुल खिलखिला रहा है। जेठ में मतलब देखिए मई और जून के महीने में धरती में गर्मी है। ऐसे में भी ऊपर से नीचे से ऊपर तक शीरीष क्या है, फूल बिल्कुल क्या है, पूरा तरह से फूलों से लदा हुआ है। मतलब लबालब हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे सारे फूल नहीं होते। देखिए आप जून महीने में या मई महीने में बहुत धूप होती है, सारे फूल मुरझा जाते हैं। कम फूलों में ऐसी हिम्मत होती है। कर्णिकार और आरगवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूं। दो और अलग तरह के पेड़ आते हैं जिनके भी फूल निकलते हैं, वो भी इस तरह की गर्मी में फूलते हैं। उनका नाम है कर्णिकार और आरगवद। उस तरह के है जो फूल, ये भी खिलते हैं गर्मी में, मगर इनमें थोड़ा डिमेरिट क्या है, ये सिर्फ 15 दिन के लिए खिलते हैं, बाद में ये सूख जाते हैं। मगर ये शीरीष ऐसा नहीं है, ये 7-7, 8-8 महीने तक खिला हुआ रहता है भरी गर्मी में। तो कहते हैं देखिए, आरगवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत है। मैं जहां बैठकर ये लेख लिख रहा हूं, ये निबंध लिख रहा हूं, वो भी मेरे आसपास बहुत है। लेकिन शीरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। शीरीष फूल के साथ आरगवद फूल की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? वहां 15-20 दिनों के लिए ये फूलता है। वो फूल केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है, फलता है। मगर ये शीरीष है वसंत ऋतु के अंदर। वसंत ऋतु मतलब कहां पर, देखिए फरवरी में, फेब्रुवरी मंथ में खिलता है। और आगे जाकर हम देखते हैं जून, जुलाई में तक भी खिला हुआ ही रहता है। इस तरह कहते हैं। देखिए वसंत ऋतु के पलाश की भांति, वसंत ऋतु के अंदर जो पलाश बोलकर एक फूल है, वो भी खिलता है। वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही खिलता है। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास के बारे में कहते, देखिए कबीरदास उस पलाश के बारे में लिखते हैं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास को सिर्फ 15 दिन के लिए यस आई एम द बॉस इस तरह कहना पसंद नहीं था। बॉस बनना है तो हमेशा के लिए राजा बनो ना। तो उस तरह थोड़े लोग होते हैं। आप देखिए घर में अगर से मम्मी पापा गांव को चले गए तो बड़ी बहन क्या कहती है, घर में अब मैं बड़ी हूं, मेरा ही अधिकार चलेगा। तो ये कितने दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए मम्मी गई है ना गांव को। एक सुबह गई है, शाम में आएगी, किसी की शादी में वो गए तो फिर आने के बाद घर में मम्मी बॉस है। तो इसलिए एक दिन के लिए बॉस बनना घर में जिस तरह है, उसी तरह 15 दिन के लिए लहक उठना बड़ी बात नहीं है। छोटे मतलब इसका अर्थ ले लीजिए आप। हम जीवन में थोड़ा बहुत करते ही मैं ही हूं इस तरह गर्व करते हैं, नहीं करना चाहिए, ये कवि कहते हैं। तो लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़। ये क्या बड़ी बात है? 10 दिन फूल गए, बड़े बन गए, उसके बाद खंकड़ के खंकड़ मतलब सूख के सूखे गए, शुष्क हो गए। इस तरह कहते हैं। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। शीरीष के देखो, वो खंकड़ के बाद वो वाक्य कहते हैं, दिन 10 फूला फली के खंकड़ भया बसंत, पलाश। दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया
फलास। तो कबीरदास कहते हैं 10 दिन के लिए क्या है, यह फूलता है, फिर बाद में सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, कंकड़ हो जाता है पलास का फूल। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसा काम करो कि हमेशा के लिए खिलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका नाम हो, इस तरह करना चाहिए। छोटे से काम में या मैंने कर दिखाया बोलकर मत नाचो, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह बताने का इनडायरेक्ट प्रयत्न करते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, ये कहने की बात है। दुमदार मतलब कुछ एक प्राणियों को दुम होता है ना, तो इस तरह के दुम रखने से भी क्या बड़ी बात है। उससे अच्छा तो बिना दुम के रहना ही ठीक है। मेरे पास दुम है बोलकर सबको बताने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो बिना दुम के ही अच्छा है, क्योंकि 4 दिन के लिए दुम बताना बड़ी बात नहीं है। अगर से दुम है तो हमेशा के लिए जो परमानेंट दुम है वो बताओ। तो यही बता रहे हैं, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। लंडूरे मतलब जो जिसके पास बिना पूंछ वाले, बिना दुम वाले है। फूल है शीरीष, फूलों में फूल, ग्रेट फूल कौन सा है, शीरीष है, इस तरह कहते हैं। वसंत, देखो वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। वसंत फरवरी में आता है, आषाढ़ मतलब कब, जून जुलाई तक तो आराम से मस्त बना रहता है। अगर से मन रम गया, मन रम गया मगर मतलब अगर से उसका दिल बैठ गया, मतलब दिल मजबूत होकर मैं यहां से नहीं जाऊंगा, इस तरह वो अगर से जिद पे अड़ गया, मन रम गया, तो भादों में भी निर्घात, भादों में भी निर्घात मतलब अगस्त से सितंबर तक भी वो क्या है, ऐसे ही बना रहता है। निर्घात, निर्घात मतलब घात हानि, निर्घात बिना हानि के, मजबूती के साथ, बिना हानि के मजबूती के साथ जमा हुआ रहता है, फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। इतनी गर्मी के अंदर, जून जुलाई में गर्मी के कारण क्या है, उमस मतलब गर्मी होती रहती है ना, उमस से प्राण जलता रहता है, उबलता रहता है, और लू से हृदय सूखता रहता है। कवि की कहने का एक तरीका है कि इतनी गर्म हवा निकल रही है कि अंदर का हृदय मतलब उसके अंदर का सभी कुछ रस है जो सूख रहा है, फिर भी वो हार नहीं मानता, अपने आप को किसी तरह मजबूती से खड़ा रखकर खिलते रहता है, सूखता रहता है। एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। ऐसे इस तरह के धूप में भी एकमात्र शीरीष फूल ऐसा है जो कालजयी अवधूत की तरह, कालजयी मतलब जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया है। काल मतलब मृत्यु, काल यमराज को कहते हैं काल, जयी मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त करे हुए सन्यासी की भांति, सन्यासी, अवधूत मतलब सन्यासी की भांति, मतलब मुझे किसी का फिक्र नहीं है, मुझे किसी का लेना देना नहीं है, आई एम द बेस्ट, मुझे क्या किसी का कोई चिंता नहीं है। इस तरह सन्यासी को क्या किसी से लेना देना नहीं होता है, वो किसी तरह की आशा आकांक्षा में नहीं पड़ता। तो कालजयी सन्यासी की भांति जीवन की अजयता मतलब बिना हार माने हुए अजय होकर, जिसे कोई हरा नहीं सकता, उस तरह अजयता का मंत्र प्रचार करते रहता है। देखो हे दुनिया वालों, देखो मुझ शीरीष फूल को देखकर सीखो कि किस तरह इतने धूप में, गर्मी में, बरस मतलब इस तरह के हालात में भी किस तरह डटकर खिलकर खड़ा हुआ हूं। इस तरह कवि कहते हैं। क्या हमें क्या सीखना है, जीवन में ऐसे परिस्थितियां आएंगे कि आपको हद से ज्यादा दुख होगा, हद से ज्यादा कठिनाइयां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी। देखिए फूल के लिए धूप, गर्मी, लू अच्छी परिस्थिति है क्या, नहीं, विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ऐसे में भी वो डटकर खिलकर खड़ा हुआ है। ऐसे ही जीवन में हमें भी होना चाहिए। इस तरह यहां पर कवि बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल को देखकर, यद्यपि दूसरे कवियों की भांति हर फूल को देखकर मैं क्या है उनके ऊपर कविता नहीं करता, उनकी तरह कविता करने का हृदय मेरे अंदर विधाता नहीं, मतलब भगवान ने दिया ही नहीं है। पर नितांत ढूंढ भी नहीं हूं, मतलब इतना शुष्क भी नहीं हूं, इतना भी मैं बेकार नहीं हूं कि इतने अच्छे फूल का वर्णन ना कर सकूं। मैं तो करूंगा, हाँ इतना अच्छा वर्णन मतलब फूल है ना, इसीलिए इसका वर्णन करूंगा। शीरीष के पुष्प मेरे सामने, मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शीरीष का पुष्प देखता हूं, फूल देखता हूं, तो क्या है मेरे मानस में, मेरे हृदय में क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हृदय में मेरे लहर उत्पन्न करते हैं। लहर उत्पन्न करना एक तरह का जोश ला रहे हैं, इसीलिए मैं इनका वर्णन कर रहा हूं। इस तरह कवि पहले स्लाइड में कहते हैं। चलिए अब दूसरा स्लाइड देखेंगे। इस दूसरे स्लाइड के अंदर क्या प्रमुखता है, यहां देखिए नीचे शीरीष के पेड़ की मजबूती औरों से तुलना की गई। शीरीष के पेड़ की, जो पेड़ के बारे में, अब पुष्प का हो गया ना, अभी यहां पर पेड़ की बात करेंगे। वो पेड़ किस तरह है और उसकी क्या मजबूती है, और दूसरों से तुलना, कंपैरिजन है दूसरे पेड़ों के साथ इसकी। तो ठीक है, क्या देखिए, शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। इसके जो वृक्ष है बहुत बड़े होते हैं और छायादार होते हैं, इस तरह कवि कहते हैं। आपको एक सेकंड के लिए दिखा दूं, ये देखिए, ये जो है शीरीष का क्या है, पेड़ है, बड़ा होता है और छायादार होता है, इस तरह यहां पर कवि कहते हैं। पुराने भारत का रईस,
देखो पुराना भारत का जो रईस वर्ग था, जो रईस लोग हुआ करते थे, मतलब जो राजा लोग हुआ करते थे, वो अपने वाटिका के अंदर रईस, जिन मंगल जनक, मंगल मतलब शुभ, शुभ जनक वृक्षों को, शुभ माने जाने वाले वृक्षों की एक अगर से बात करें तो कौन से वृक्ष हैं वो बताते हैं। पुराने जमाने के अंदर आने वाले रईस लोग जिन वृक्षों को शुभ मानते थे और वो अपने खुद के गार्डन में, वाटिका, अपने खुद के वाटिका के अंदर, वृक्ष वाटिका उद्यान या गार्डन। अब सभी राजाओं के पास खुद का गार्डन हुआ करता था, बड़े बड़े नवाबों के पास, राजाओं के पास, तो उनके जो अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारों के पास लगाया करता था, उनमें एक शीर्ष भी है। जो पुराने जमाने में जो रईस लोग थे, उनके जो पर्सनल गार्डन हुआ करते थे, उसमें शुभ माने जाने वाले जो पेड़ होते थे, उनमें शीर्ष भी एक है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीर्ष के छायादार वृक्ष, तो अलग अलग अगर से वृक्षों की बात करेंगे, अशोक वृक्ष आता है, अरिष्ट आता है, उसके बाद पुन्नाग, उसके साथ साथ शीर्ष जो छायादार और घनमसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वो लोग लगाया करते थे ना पुराने रईस लोग, तो उसमें ये जो हमारा शीर्ष का जो छायादार और घनमसृण घना, और उसके जो शाखाएं हैं, उस पेड़ के शाखाएं चिकने हैं, चिकने और हरितिमा, हरे भरे, हरितिमा से परिवेष्टित भरे हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, देखने में बहुत सुंदर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र में बताया है, वात्सायन कहकर एक बहुत बड़े साहित्यकार आते हैं जो संस्कृत में लिखा करते थे, वात्सायन, वो अपने कामसूत्र नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि देखिए, वाटिका के सघन छायादार वृक्षों के नीचे ही प्रेम का दोला लगाना चाहिए। वाटिका के देखिए सघन मतलब घने वृक्ष के नीचे ही एक ऐसा पेड़ हो जिसके बहुत सारे पेड़ पत्ते बहुत घना हो, हरा भरा हो, घना हो, उसके नीचे ही हमें क्या करना चाहिए, प्रेम का दोला लगाना चाहिए। दोला इसे झूला, वो अभी आदि पुरुष फिल्म के अंदर कृति सेनन झूले में झूल रही है ना, उसे कहते हैं झूला। पंचमी में खासकर बहुत जगह पर पेड़ को लगाते हैं, देखो झूला। तो छाया में ही झूला, प्रेम का दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। तो वात्सायन में कामसूत्र के अंदर बताते हैं, वात्सायन बताते हैं कामसूत्र के अंदर कि बड़े घने वृक्षों के जो डाल होते हैं, उन्हीं के नीचे क्या है, हमें प्रेम का दोला या झूला लगाना चाहिए। स्त्रियों को झूलने के लिए, उनको आनंद प्राप्त करने के लिए, टाइम पास के लिए लगाना चाहिए। और पुराने जमाने के जो कवि होते हैं वो कहते हैं बकुल के पेड़ के नीचे ही इस तरह का झूला लगाना अच्छा होता है, कहकर वो पुराने कवि कह रहे हैं। पर शीर्ष भी क्या बुरा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं क्या शीर्ष बुरा है? ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी नीचे हम इस तरह का झूला लगा सकते हैं। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। अपेक्षाकृत मतलब जरूरत से थोड़ी कम होती है, उतनी भी कम नहीं होती कि कोई लड़की झूल रही है नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। अपेक्षाकृत मतलब बहुत मजबूत नहीं होती है, बहुत मजबूत से थोड़ा कम। अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वाली का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। जो उन झूलों को झूल रही है, क्या उनका वजन बहुत ज्यादा होता है? नहीं भाई, उनका वजन भी कम होता है। लेडीज, स्त्रियां 40 से 50-55 के अंदर ही होते हैं, तो उनका वजन भी ज्यादा नहीं होता, कम होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। जो पुराने कवि कहते हैं वजन फिजन का ख्याल नहीं करते, सबसे मजबूत क्या है, लाओ उसको ही नीचे डालो, ऐसा नहीं है। वजन का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो झूलने वाले कौन है? नाजुक स्त्रियां हैं। तो क्या शीर्ष बुरा है? नहीं, शीर्ष पेड़ के नीचे इस तरह का प्रेम का दोला लगाना चाहिए, इस तरह कवि कहते हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। अब उस झूले के ऊपर अगर से तुंदिल नरपति, मोटे मोटे सांड के जैसे दिखने वाले राजा लोग बैठेंगे, तो वो झूला तो टूटेगा। उसको क्या होगा, उससे भी बड़े पेड़ को भी अगर से बांधेंगे तो वो भी टूटेगा। तो वो कहते हैं मैं तुंदिल नरपति, तुंदिल मतलब मोटे पेट वाले राजाओं की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात नहीं कर रहा। वो अगर से चाहे तो लोहे का पेड़ बनवाए, लोहे का पेड़ बनवाए और उसको प्रेम का दोला लगाकर वहां झूले, इस तरह कहते हैं। मैं तो स्त्रियों की बात कर रहा हूं, इसके लिए शीर्ष इज गुड, शीर्ष का पेड़ इट्स इनफ, इस तरह कवि कहते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखेंगे। इस स्लाइड में विशेषता क्या है, यहां पर देखिए, शीर्ष के प्रति संस्कृत साहित्य में तथा कवियों का दृष्टिकोण। शीर्ष के प्रति संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, इसका वर्णन पूरे स्लाइड में है, और कवियों का क्या दृष्टिकोण है शीर्ष फूल को या पेड़ को लेकर, और इस मजबूती से टिके रहते हैं।
और आगे का वर्णन है कि शीरीष का जो पेड़ है या उसके जो फूल है या उसके जो पत्ते हैं वो किस तरह मजबूती से टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, उसका वर्णन है। तो देखिए चलो, शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। संस्कृत साहित्य जो भी हम देखते हैं उसके अंदर इसको बहुत कमजोर, कोमल, नाजुक माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। मेरा गेस है कि कालिदास जो कवि हो गए, जो शाकुंतला की रचना करते हैं, उन्होंने क्या है शीरीष को बहुत कमजोर, नाजुक किस तरह माना होगा। इनका उसके ऊपर थोड़ा बायस रहा होगा। बायस मतलब पक्षपात रहा होगा, एक झुकाव रहा होगा, एक उसके तरफ थोड़ा सा उनका रुख रहा होगा, थोड़ा अपनापन बोल के रहता ना, तो उस तरह वो अरे ये नाजुक है यार बोल के उन्होंने इस तरह लिखा होगा। बायस रहे होंगे, पक्षपात रहा होगा। मेरा भी है, कभी कहते हैं मेरा भी शीरीष के प्रति पक्षपात है, मगर अच्छी बात के लिए। मैं कह रहा हूँ शीरीष का फूल ऐसा होता है, मजबूत होता है, अच्छा होता है, पेड़ ऐसा होता है, और कालिदास कहते हैं वो नाजुक होता है। तो उनका बायस नेगेटिविटी में है और इनका बायस पॉजिटिविटी में, पक्षपात अच्छा है इनका। तो मेरा भी है। कह गए हैं शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनम पतत्रिणाम। तो संस्कृत में कालिदास ने क्या कहा है मालूम है? शीरीष का जो फूल है वो केवल भौरों का, यहां है देखिए भौरा, दिखाई दे रहा है आपको, ये भौरा है ना, ये भौरा। तो शीरीष का जो फूल है वो केवल भौरों के नाजुक पैरों को सहन कर सकता है, पक्षियों के पैर नहीं सहन कर सकता। देखिए केवल भौरों के पदों मतलब पैरों पैरों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, मतलब नाजुक दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पक्षी जैसे ही बैठ जाएंगे वो फूल टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, इस तरह बता रहे हैं। यही संस्कृत में यहां पर बताया गया है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यह तो इच्छा भी नहीं है। वो कहते इतने बड़े कवि का मैं विरोध कैसे करूं? चलो विरोध करने की बात तो नहीं है, मेरा तो मूड भी नहीं है उनका विरोध करने का, मुझे विरोध करना ही नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं है। खैर मैं दूसरी बात बता रहा हूं। वह क्या कहते थे? मैं दूसरी बात कह रहा था। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। मैं तो दूसरी बात कह रहा था कि शीरीष की क्या है, फूलों की बात को देखकर आगे आने वाले जो परवर्ती कवि है उन्होंने समझा शीरीष का फूल तो कमजोर है ही है, शायद शीरीष का पेड़ भी कमजोर है। इस तरह उन्होंने कमजोर समझकर आगे के जितने भी रचनाएं हैं उन सब में लिख दिया कि शीरीष का फूल, पेड़ सब कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। यह ऐसी बात नहीं है, शीरीष का पेड़ उतना कमजोर नहीं है। यह आगे आने वाले परवर्ती कवियों ने समझा पुष्प कमजोर होता है। अरे यार कौन सा पुष्प इतना मजबूत होता है? कमल को छोड़कर देखिए आप, सारे पुष्प कमजोरी होते हैं। उसके ऊपर पक्षी बैठेगा नहीं, बैठेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, झुक जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि पक्षी मोटे होते हैं, वजनदार होते हैं। तो यहां वही कहते हैं कवि, परवर्ती मतलब बाद के समय में आने वाले जितने भी कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल होता है। पुष्प तो कोमल है शीरीष का, मगर उसका पेड़ कोमल नहीं है, ये कहने की बात है यहां पर कवि बता रहे हैं। तो उसका सब कुछ कोमल होगा, इस तरह दूसरे कवियों ने समझा, ऐसी बात नहीं है, यहां भूल है, ये गलत है। उसका सब कुछ कोमल नहीं है, वो बहुत मजबूत पेड़ है, इस तरह बताते हैं। इसके फल इतने मजबूत होते हैं, अब उसकी मजबूती बता रहे हैं। देखो शीरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। शीरीष के जो फल है इतने मजबूत होते हैं कि नए फल आने के बाद भी, नए फल पत्ते आने के बाद भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। शीरीष की स्पेशलिटी है कि जो पुराने उसके जो पत्ते हैं, जो पुराने उसके फल है ना, नए पत्ते उगकर आने के बाद, नए फूल उग के आने के बाद, नए फल आने के बाद तो कम से कम जगह छोड़ना, वो नहीं जगह छोड़ते। देखिए कोई भी एक पेड़ देखिए आप, जैसे नया पत्ता आता है तो पुराना पत्ता झड़ जाता है, वहां से डाल से निकलकर नीचे गिर जाता है सूख कर। यहाँ ऐसा नहीं है, पुराना वहीं पर डट कर खड़ा है, फल हो, फूल हो, पत्ता हो, वो खड़ा है, और नया उसी के बगल में से उग रहा है। और वो नया उगकर जब पुराने को धक्का नहीं देता, धक्का देना मतलब वो जगह एडजस्ट नहीं होने से वहीं पर उगता है, बड़ा होते रहता है, तब जाकर ये नीचे गिरने की कोशिश करते हैं पुराने। मतलब क्या जिद्दी है देखिए, इसके पत्ते, इसके फल, इसके फूल। तो हमें भी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, मैं ये करूंगा तो करूंगा भाई, मुझे करना है, बस लाइफ में आगे बढ़ना है। वो छोड़कर बहाना नहीं बोलना चाहिए कि मैं पढ़ाई करना चाहता था कि हमारे घर में ये हो गया, मुझे बुखार आ गया, ये सब बहानेबाजी नहीं। जिद्दी बनो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए। वो छोड़कर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे वाला जिद्दी मत बनो, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं,
जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, पुराने वालों को जब तक वो धकिया कर बाहर नहीं कर देते तब तक वो डटे रहते। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शीरिष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते। वसंत मतलब फरवरी का मंथ, उस टाइम नए पत्ते फूल आते हैं। मरमरित मतलब एक अच्छा सा आवाज आता है, मरमर मरमर साउंड। जब पत्ते और फूल हिलते हैं ना हवा आने से, ताजे फूल पत्ते की बात कर रहा हूं, हिलते हैं, उनकी आवाज अलग होती है। और सूखे फूल पत्तों की आवाज खड़खड़ खड़खड़ होती है, देखिए खड़खड़ाते रहते हैं। तो ये मिश्र आवाज आते रहता है, वहां ताजे भी है पुराने भी है, इसलिए दोनों मिक्स आवाज आते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं समझते। मुझे इन पत्तों को फूलों को देखकर उन नेताओं की याद आती है जो जमाने का रुख नहीं समझते कि ये नया जमाना है, इसमें क्या है, पुराने नेताओं को अपना स्थान छोड़ना चाहिए। नए युवा नेता जो उग रहे हैं उन्हें अपना स्थान देना चाहिए, ये नहीं समझते। पुराने नेता लोग पूरा मरने तक अपने चेयर को कुर्सी को पकड़ लेके बैठते हैं, नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो ये याद आती है मुझे, इस तरह कवि कह रहे हैं। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। ये पुराने जो नेता है जब तक नए लोग आकर उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक वो जमे रहते हैं अपने सीट के ऊपर। इस तरह कवि इस पूरे स्लाइड में वर्णन कर रहे हैं। चलिए अगला स्लाइड देखेंगे। अब इस स्लाइड में कवि क्या कहते हैं, देखिए पूरा स्लाइड का सार। जीवन की सच्चाई बताते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। जीवन की सच्चाई बताते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी इस स्लाइड में करते हैं। तो देखिए कहते हैं, मैं सोचता हूं कि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा मतलब चाह या इच्छा, अधिकार में रहने की जो इच्छा है पुराने लोगों की, क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। प्रश्न चिन्ह है, देखिए क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। उन्हें यह क्यों नहीं समझ में आता कि ये अब टाइम हो गया है। बूढ़े होने के बाद, देखिए एक सांस है तो बूढ़े होने के बाद बहू को अपना पूरा अधिकार देना चाहिए। एक पिता है, बूढ़े होने के बाद अपने बेटे को जब वो वयस्क होगा, एक काबिल हो जाएगा, तब उसको पूरा अधिकार देना चाहिए। तो इसी तरह का एक वहां पर विवरण देते हैं। ये अधिकार लिप्सा, चाह, जो इच्छा है, समय रहते उन्हें सावधान क्यों नहीं हो जाते कि मेरा टाइम हो गया है भाई, अब मेरे को क्या करना है, दूसरों को अपना सब कुछ सौंपना है। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा होना। अरे यार सब लोग बूढ़े होंगे, आप जो छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हो, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा आपसे पहले, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं। तो जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। कितना सत्य है देखिए, बूढ़ा होना, मर जाना जगत के अति परिचित, सबको पता है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है, सबको पता है। फिर भी कितना अहंकार, कितना घमंड, कितना अहम है देखिए हम में। तो यही बता रहे हैं यहां पर कवि, अति परिचित, सबको पता है कि एक दिन मरना है मृत्यु, और अति प्रामाणिक है और सत्य बात है। चलो मैं झूठ बोल रहा हूं, ये चुप आपको इमेजिन करके बता रहा हूं, नहीं। जरा और मृत्यु मतलब बूढ़ा हो जाना और मर जाना, ये सत्य बात है। इसे ये प्रामाणिक, अति प्रामाणिक सत्य है, नॉर्मल नहीं, अति प्रामाणिक, बिल्कुल 100% सत्य है। इस तरह कहते हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। मैं शीरिष के फलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। तो वो कहते हैं, तुलसीदास ने भी एक बात कही है। क्या कहते हैं देखिए, तुलसीदास एक जगह पर अफसोस से कहते हैं कि धरा को प्रमाण यही, धरा मतलब धरती, धरती के अंदर प्रमाण यही है कि तुलसी जो फरासो झरा, जो फरासो जो खिलता है, जो फैलता है, वहां झड़ता है। मतलब जो फैल गया है, जो खिल गया है, वो नीचे एक दिन सूख कर गिर जाएगा, झड़ जाएगा। जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना, जो बरासो बुताना मतलब जो जला, बरा मतलब जलना, यहां लिखा है देखिए, बरा मतलब जलना, बुताना मतलब बुझ जाना। जो जलता है उसे एक दिन बुझना ही पड़ता है, जो फैलता है उसे एक दिन मुरझाकर गिरना ही पड़ता है, झड़ना ही पड़ता है। जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना, जो जला सो उसे मिटना ही पड़ता है, बुझना ही पड़ता है। तो वैसे ही शीरिष के फलों को देखकर कहता हूं कि इन्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती, क्यों नहीं समझ लेते कि बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? यहाँ शीरिष को समझाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप बच्चों को, मुझे, बड़े बूढ़ों को, सबको बता रहे हैं कि एक दिन हम सबको जाना है। इसलिए जीवन प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से बिताना चाहिए, इस तरह बता रहे हैं।
महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। महाकाल देवता मतलब कौन? यमराज। देखो महाकाल देवता यमराज या टाइम सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ी भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। जीर्ण और दुर्बल, जो नाजुक है, जो कमजोर है, जो पतले दुबले, जीर्ण मतलब बिल्कुल पतले दुबले कमजोर नाजुक है, वो झड़ रहे हैं मतलब पत्ते वहां झड़ रहे हैं। यहाँ जीवन में भी जो नाजुक है, जिनके अंदर जीवन जीने की इच्छा नहीं है, वो बैठे बैठे जगह ही किसी ना किसी बीमारी से या बिना किसी उत्साह के वो मर जाते हैं। जीर्ण और दुर्बल नाजुक लोग झड़ रहे हैं। यहाँ पत्तों की बात कर रही है, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। देखो जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण, जिनके अंदर जीवन जीने की थोड़ी भी उत्साह है, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर, प्रगति की दिशा में, जो बढ़ना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, सक्सेस होना पाता है, वो ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। वही इस जीवन में टिक जाते हैं। बाकी के क्या है, बहुत जल्दी निकल लेते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। दुरंत प्राण धारा और कालाग्नि मतलब जीवन और मृत्यु का संघर्ष हमेशा चल रहा है। जीने वाला जीना चाहता है, मृत्यु बोलता है नहीं मैं लेकर जाऊंगा। तो इन दोनों का संघर्ष हमेशा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। मूर्ख लोग समझते हैं आज मैं यहां पर हूं तो हमेशा यहां पर रहूंगा। नहीं भाई, राजा महाराजा लोग भी एक जगह पर थे एक समय, वो भी चले गए। तो ये मूर्ख लोग हैं जो समझते हैं कि मैं हमेशा के लिए हूं, हाँ मैं शाश्वत हूं। नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक दिन सब छोड़कर जाना है। इस सच्चाई को पहचानो। इस तरह कवि इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं। भोले हैं वे जो समझते हैं ना ये दुनिया में मैं शाश्वत हूं, मैं ही हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, वो भोले हैं। भोले एक हिसाब से बेवकूफ बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, भोले नहीं है वो, भोले है वे। हिलते बुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़ों की मार से बच भी सकते हो। हमेशा हिलते बुलते रहो, यहां मतलब हिलना डुलना नहीं है, मतलब कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे स्थान बदलते रहो। 5वीं क्लास से 6ठी में जाओ, 6ठी से 7वीं, ऐसे आगे बढ़ते रहो। आप 10th में हो, पीयूसी जाओ, मतलब 11th 12th डिग्री, वो टोटल स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। आगे की ओर से मुंह कर भागते रहोगे तो थोड़ा बहुत कोड़े की मार से मतलब यमराज के मार से बच भी सकते हो। जमे की मरे, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यहाँ एक वाक्य है, जमे की मरे। जमे मतलब एक जगह जम जाओगे, मर जाओगे, मतलब आपकी नो वैल्यू। देखिए आपके पास जो भी स्किल है उसे और से अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो अपने जो भी आपके पास हुनर है। एक ही जगह जम जाओगे ना, वो हुनर जो है आउटडेटेड हो जाएगा। जमे की मरे मतलब इस तरह बता रहे हैं कि आप अगर से एक आपके पास स्किल है, उसी को लेकर वैसे ही अगर से जमे रहोगे तो मर जाओगे। आपके अपने स्किल को क्या करो, अपडेट करते रहो। इस तरह कवि यहाँ पर कह रहे हैं, लाइफ में मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, सीखते रहो, हिलते रहो, डुलते रहो, बढ़ते रहो। ओके, इस स्लाइड में पूरा यही बताया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड।